Jai Jagannath. Welcome all to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we will cover new age marketing and after sales services. So let's start. Finance, operations, accounting and other business functions won't really matter without sufficient market demand for a product and services through which the firm earns profit. That means मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट को हम बेच नहीं पाते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को बेच नहीं पाते हैं, तो मेरा फाइनेंस में नॉलेज, ऑपरेशन में नॉलेज, अकाउंटिंग में नॉलेज और अदर बिजनेस एरिया में टेक्निकलिटी में नॉलेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो कोई भी बिजनेस का सक्सेस के लिए मुझे मार्केटिंग को भी उतना लेवल का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सो टॉप लाइन दैट इज सेल्स and bottom line that is profit. Two lines are there, sales and profit lines in profit and loss account. So this top line needs to be improved to get a better bottom line. अगर मेरा टॉप लाइन मतलब सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट मेरा कहाँ से आएगा. सो मार्केट डिमांड इज रिक्वायर्ड टू get these sales. So in for every entrepreneur it is important that they should have proper marketing guy and he should invest properly in the market, make market studies before entering into any business, and this sale can be increased through marketing. So marketing ability of the firm is play a greater role for creation of value for the business. Then marketers market 10 main types of entities. What are those? Goods, services, events, experiences, persons, places, properties, organization, information and idea. जनरली मार्केटर्स जो मार्केटिंग के बंदे रहते हैं वो लोग मेनली ये 10 चीज़ के ऊपर में ही मार्केटिंग करते हैं. गुड्स एंड सर्विस के बारे में बताते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर वो लोग अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं. अब यूजर्स के एक्सपीरियंस जानने के लिए उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं समझने के लिए कि उस प्रॉपर्टी में उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मूव करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, अबाउट द यूसेज ऑफ द कस्टमर्स, यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, दिस एन आइडिया. ऑल्सो marketers market about ideas. So marketers are skilled at stimulating demand for their products, but that's a limited view of what they do. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि मार्केटर्स का स्किल किस में रहता है कि प्रोडक्ट का डिमांड को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है. ये एक बहुत लिमिटेड व्यू है. मार्केटर्स बहुत कुछ इसके अलावा करते हैं. उनका अल्टीमेट उनका मकसद तो वही है कि डिमांड इंक्रीज करना प्रोडक्ट के लिए, बट वो ऐसे नहीं कि ओनली डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो लोग स्किल्ड है. उन लोगों के पास बहुत सारे बाकी के भी स्किल्स रहते हैं. दे ऑल्सो सीक टू इन्फ्लुएंस द लेवल, timing and compensation of demand to meet the organization's objectives. Generally 8 type of demand states are possible. First is negative demand. Consumer dislikes the product and may even pay to avoid it. ये हो सकता है नेगेटिव डिमांड हो सकता है कोई प्रोडक्ट के लिए. एक प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया मार्केट में और लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया.
वो डिसलाइक करने लगे। जैसे आप टाटा नानो के बारे में, टाटा नानो शुरू में बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ, बाद में लोगों ने उसको लाइक करना बंद कर दिया। है क्या नानो, है क्या नानो कार, छोटा कार बोल के लाइक करना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली नेगेटिव डिमांड क्रिएट हो गया मार्केट में और प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। कंज्यूमर्स मे बी अनअवेयर ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। मतलब डिमांड है ही नहीं प्रोडक्ट का मार्केट में, मतलब लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट उनको चाहिए, वो है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। latent demand, consumers may share a strong need that cannot be satisfied by the existing product। कंज्यूमर्स क्या बोल रहे हैं कि उन लोग का जो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग नीड है उस प्रोडक्ट से, वो यहाँ वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे आज का डेट में अगर हम छोटा मोबाइल लेकर मार्केट में जाएंगे, छोटा वाला जो पुराना पहले नोकिया का ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आता था, वो मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि नोकिया ने बाद में फिर से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मोबाइल्स लाया था, पर मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन लोग का डिमांड बहुत हाई लेवल पे चला, उन लोग का रिक्वायरमेंट बहुत हाई लेवल पे चल गया था, जो कि एंड्रॉयड्स दे पा रहा था, विंडोज़ नहीं दे पा रहा था। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको, उस प्रोडक्ट को भी छोड़ना शुरू किया, वो लोग सेटिस्फाई होना बंद कर दिया, जिससे चलते उनको नोकिया को भी वो प्रोडक्ट्स भी बंद करने पड़े। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग डिमांड। कंज्यूमर्स बिगिन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल। बहुत कम लोग ही प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, और जो भी खरीद रहे हैं उसका फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। मतलब एक बार खरीदा, दूसरा बार नहीं खरीदा, वो है, दैट इज़ डिक्लाइनिंग डिमांड। डिमांड धीरे धीरे गिरते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उल्टा गिर रहा है। देन इरेगुलर डिमांड। कंज्यूमर परचेजेस वेरी ऑन ए सीजनल, मंथली, वीकली, डेली एंड इवन आवरली बेसिस। जैसे आपका डिफरेंट त्यौहार जब आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसके रिलेटेड जो गुड्स लोगों को चाहिए होता है वो क्या सीजनल रहता है, उसका डिमांड हमेशा नहीं रहता है। अभी जैसे झंडे का डिमांड इंडिपेंडेंस डे पे रहेगा, रिपब्लिक डे पे रहेगा, साल भर झंडे का डिमांड ऐसा नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर डिमांड। देन फुल डिमांड। कंज्यूमर्स आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स पुट इन द मार्केट प्लेस। मतलब इस फुल डिमांड मीन्स कंप्लीट डिमांड है उसके लिए, जितना भी मार्केट में प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको कंज्यूमर्स खरीदने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगा कंपनी, वो कंज्यूमर्स बाय कर लेंगे। देन ओवरफुल डिमांड। मोर कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। मतलब कि ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे प्रोडक्ट, बट उस वो प्रोडक्ट को उतना कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रहे। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोविड-19 जब हम लोग का चल रहा था, तो उस पीरियड में डेटॉल, सैनिटाइजर, इस चीज़ का जो डिमांड था मार्केट में, वो इतना हाई लेवल पे था कि कंपनीज सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये है ओवरफुल डिमांड का एक एग्जाम्पल। Then unwholesome demand. Consumers may be attracted to the products that have undesirable social consequences. मतलब not good for health and environment, but demand was there। जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी डिमांड है, तो दैट इज अनहोलसम डिमांड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यू एज मार्केटिंग क्या है। अभी तो हम इंट्रोडक्शन में थे कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में। अभी हम आते हैं, मार्केटिंग तो ठीक है, मार्केटिंग सबको पता है कि मार्केटिंग क्या है, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू एज मार्केटिंग। न्यू एज मार्केटिंग क्या है, आज का ज़माने में कैसा मार्केटिंग चाहिए, जो है न्यू एज मार्केटिंग। तो डिफरेंट वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग अभी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग। द फर्स्ट इज ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड देयर नीड्स। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड देयर नीड्स। कस्टमर्स का अगर अंडरस्टैंडिंग को कंपनी नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं समझ पाएगा,
तो वो अपना प्रोडक्ट कैसे कस्टमर स्पेसिफिक बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो बेच नहीं पाएगा। तो सबसे पहला न्यू एज मार्केटिंग का सबसे पहला वे है उसमें घुसने के लिए कि कस्टमर्स का नीड को समझना जरूरी है पहले। नेक्स्ट, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस. Product can be searched in online, that is product can be available in online. So online presence is very important today. अगर कोई प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूँ तो एज ए कस्टमर्स आई want to inquire about all the products, all the features of this product. If I want to inquire about the features of the product, then this product should be listed somewhere else. If it is not listed somewhere else, then how I can able to have access to the features of those products? डेफिनेटली मैं अमेज़न में जाके देखूँगा उसके लोगों का रिव्यूज़ क्या है उसके ऊपर, या फिर जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके साइट में जाके उसका फीचर्स पढ़ूंगा। क्योंकि मार्केट में तो डायरेक्टली जाके आजकल बहुत कम लोग खरीदते हैं बिना कुछ समझे सोचे समझे। पहले लोग क्या ना टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख लेते थे चले जाते थे। आज का डेट में ऐसा नहीं है ना, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। सब कोई प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर समझ कर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग वैल्यू। वैल्यू प्रोडक्ट का जरूर रहना चाहिए, वैल्यू टू बी ऑफर्ड टू द कस्टमर्स। सो मार्केटिंग इज अबाउट गिविंग द पब्लिक ए स्निक प्रीव्यू ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग। अगर आपका प्रोडक्ट में का वैल्यू आप खुद क्रिएट नहीं कर पाए, वैल्यू अगर आपका क्रिएट नहीं हो पाया प्रोडक्ट का, तो फिर कोई वो प्रोडक्ट को प्राइस देगा? कोई नहीं देगा। आज आप बजाज के स्कूटर्स और हीरो के स्कूटर्स खरीदने जाओगे तो बजाज इलेक्ट्रिक ने तो अभी बहुत नाम कमा लिया, तो अभी थोड़ा लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए बजाज का चेतक, इलेक्ट्रिक चेतक। बट इससे पहले लोग हीरो खरीदते थे या होंडा खरीदते थे, बजाज कोई खरीदता था क्या? क्योंकि बजाज ने अपना वैल्यू मार्केट में गिरा दिया था। उसका वैल्यू नहीं था, उसका प्रेजेंस नहीं था मार्केट में। उसने अपने प्रोडक्ट का वैल्यू पूरा डिटोरेट कर दिया था। तो आज का डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कस्टमर्स को वैल्यू देना पड़ेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? आजकल आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। तो वो आर्ट्स क्या है? दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आर्ट्स वहाँ पर चलते रहते हैं और उस एड्स को आप वीडियोस या फिर कोई भी न्यूज़ फीड्स वगैरह पढ़ने के लिए आप जब जाएंगे तो बीच बीच में ऐड आ जाएगा। तो ऐड क्या हुआ? वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग। मार्केट वाया मल्टी चैनल टू साइन फ्रॉम ए क्राउड सो दैट कस्टमर कैन सी योर प्रेजेंस। आप अपने आप को ऐसा बनाना, मार्केटिंग करना पड़ेगा कि आप भीड़ में भी लोगों को दिखाई दे। डिफरेंट मल्टी चैनल्स, आप हर चैनल पे आपका मार्केटिंग रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे चले गए और टीवी पे नहीं आ रहे, वैसा नहीं होगा। कि होर्डिंग पे नहीं आ रहा है, वैसे नहीं होगा। सभी जगह पर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। मल्टी चैनल मार्केटिंग आपकी होनी चाहिए। देन आता है न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट इज आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंडिंग मार्केटिंग क्या है? इंट्रूसिव प्रमोशन, ईमेल ब्लास्ट, कोल्ड कॉलिंग और प्रिंट एडवर्टाइजिंग। आता है ना आजकल ईमेल्स में, प्रमोशनल ईमेल्स बोल के आप जीमेल में देखेंगे आता है, वो है ईमेल ब्लास्ट। ईमेल के थ्रू कस्टमर्स के पास मार्केटिंग करना, कस्टमर्स के पास पहुंचना ईमेल्स के थ्रू, वो है आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग। 3 pillars of inbound marketing: attract, engage and delight. Attract, engage and delight.
अट्रैक्ट, एंगेज एंड डिलाइट क्या है? पहले आपको टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है आपका कंटेंट को दिखाकर, फिर वो लोग को साथ क्या, वो लोग को वो कंटेंट में एंगेज कराना है, फिर उन एंगेज कराने के बाद वो लोग को साथ आप ऐसे इंटरेक्ट कीजिए कि वो लोग डिलाइट हो जाए, मतलब मोटिवेट हो जाए। वो है इनबाउंड मार्केटिंग। देन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो सबको पता है भाई, सोशल मीडिया में आना, सर्च इंजन में आना, ईमेल्स मार्केट, वो सब चीज़ डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल फॉर्म में जो मार्केटिंग हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग है। सर्च इंजन मार्केटिंग, ये तो सबको पता है, मैं आप स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ यहाँ पर, समझ में आ जाएगा क्या है सर्च इंजन। आप गूगल में सर्च करते हो, जैसे ही कोई प्रोडक्ट को आ जाता है ना, ये सब ऐसे शॉपिंग करके, शॉपिंग वाला आता है ना, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजन में अवेलेबल है करके आता है ना, वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन में जैसे ही प्रोडक्ट को सर्च करने जाएगा, फटाफट उसका प्राइस वगैरह सब कुछ दिखा देगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो पता ही है सबको, सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले भी बता दिया था मैंने। देन वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग क्या है? मोबाइल में वीडियोस आता रहता है ना, एड्स के वीडियोस, वो है वीडियो मार्केटिंग। मोबाइल में जो ऐड के वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। देन आता है वॉइस मार्केटिंग। वॉइस मार्केटिंग मतलब आजकल यूवर का मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, अलेक्सा के थ्रू, यूवर्स ऐप में अलेक्सा के थ्रू क्या करता है कि आप अलेक्सा को बोलिए कि मेरे को गेट मी ए कार, बोलने से यूबर में कार बुक हो जाता है। वो है वॉइस मार्केटिंग, वॉइस को यूज कर रहा है वो। देन ईमेल मार्केटिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ईमेल मार्केटिंग, आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आएंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा के रखा हूँ। ईमेल्स के थ्रू आपको कनेक्ट करेंगे डिफरेंट कंपनीज, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, प्लीज़ खरीद लीजिए। जिस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे सर्च इंजन में, वो ईमेल मार्केटिंग में आ जाएगा। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस टू द कस्टमर्स ऑन वन टू वन बेसिस अक्रॉस मल्टीपल चैनल। ये वही चीज़ है भाई, पहले सर्च इंजन मार्केट में वो लोग कंपनीज देखते रहते हैं, एड एजेंसीज, कि ये आदमी किस प्रोडक्ट को बार बार सर्च कर रहा है, किस ब्रांड को सर्च कर रहा है। जैसे जिस ब्रांड को ज़्यादा सर्च करता रहेगा, उसी ब्रांड वालों क्या करेंगे, आपका ईमेल आईडी को ट्रैक करके आपका ईमेल में उस प्रोडक्ट के बारे में ऑटोमेटिक सब भेजते रहेंगे, डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन। फिर कस्टमर केयर का फ़ोन भी आने लगेगा। ठीक है, वो है कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। बज मार्केटिंग, फ़ोटो देख के आपको लग रहा होगा क्या है, शॉर्ट ऑन आईफोन। आईफोन करता है ना ये आजकल, बोलते हैं ना अपना फ़ोटो खींचकर, हमारा इसमें कोका कोला भी बोलता है ना, अपना फ़ोटो खींचकर हमको दीजिए, हम आपके पर्सनलाइज्ड कोका कोला बना के डब्बे में लगा के दे देंगे। जैसे आईफोन बोलता है कि आप शॉर्ट ऑन आईफोन, मतलब आईफोन का कैमरा में आपका फ़ोटो खींचकर हमको दीजिए, हम शेयर करेंगे उसको। वो है बज मार्केटिंग। बज क्रिएट करना, लोगों को अपना बना देना पूरा बज क्रिएट करके, वो है बज मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग involves creating an emotional connection with the customers through storytelling, originality and encouragement। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एडवर्टाइजर को जब कोई एडवर्टाइज करता है ना, वो कस्टमर्स को इमोशनली अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट की तरफ, इमोशनली। आप देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, मैंने एक IDFC म्यूचुअल फंड्स का एक वीडियोस देखा था यूट्यूब में, वो एक पर्टिकुलरली एक सीरीज बना दिया था एक वीडियो का कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों IDFC फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। एक पूरा स्टोरी कि एक लल्लू लाला घर में था, वो कैसे इन्वेस्टर था, घर का काम सब करता था, बट शेयर ट्रेडिंग करता था एंड म्यूचुअल फंड में पैसे डालता था, तो मिलियनर था। वैसे ही ब्रांड को मार्केटिंग करने के लिए डिफरेंट इमोशनल वीडियोस बना के मार्केट में छोड़ना को ब्रांड मार्केटिंग कर बोलते हैं। इमोशनल, जो कि आपको अट्रैक्ट करेगा, स्टोरी टेलिंग रहेगा उसमें, अट्रैक्ट करेगा, आप बह जाओगे उस इमोशन में, भाई ये प्रोडक्ट मेरे को लेना है। देन स्टेल्थ मार्केटिंग, ये वीडियो क्लिप आप देखे होंगे, जेम्स बॉन्ड का एक मूवी में था। स्टेल्थ मतलब चोरी छुपा मार्केटिंग। वहाँ पर देखो उस मूवी में वो जो जेम्स बॉन्ड जिस लैपटॉप से काम कर रहा है, वो वायो का लैपटॉप है। वायो का लैपटॉप में वायो का इमेज उसमें आ रहा है ना,
भाइयों वाले ने पैसा दिया वो भाई उसका वहाँ प्रमोशन हो रहा है, बट आपको नहीं लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई वो जेम्स बॉन्ड यूज कर रहा है भाइयों का। नहीं, भाई वाई सोनी वालों ने बकायदा उस भाइयों लैपटॉप भाइयों का लोगो दिया था उसको। ऐसा नहीं कि सोनी भाइयों लैपटॉप से भी जेम्स बॉन्ड सब काम कर रहा था। देन गॉरिला मार्केटिंग मीन्स कोई भी क्राउडेड एरिया पे आप अपना जो ब्रांड का इमेज लगा देना। जैसे ये ट्रैफिक पोस्ट है, वहाँ पर मैकडोनल्ड ने अपना लोगो छपवा दिया रोड पे, तो वो है गॉरिला मार्केटिंग। पार्टनर मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज वेयर दे कोलाबोरेट ऑन ए मार्केटिंग ड्राइव। दो कंपनी, जैसे आप अमेजन के साथ और कोई मोबाइल रिचार्ज का कोई कंपनी मिल गया, और आप अमेजन और वो मोबाइल रिचार्ज का कंपनी मिल के मोबाइल रिचार्ज करते हैं, और अमेजन का प्रोडक्ट भी वो मोबाइल रिचार्ज वाला बोलता है अमेजन से प्रोडक्ट खरीदो, और अमेजन बोलता है कि भाई इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल आप लो। वो है पार्टनर मार्केटिंग। बहुत सारे पार्टनर मार्केटिंग होते हैं। जोमेटो पार्टनर मार्केटिंग करता है, ओला पार्टनर मार्केटिंग करता है। डिफरेंट डिफरेंट दो आदमी मिल जाने से पार्टनर हो गए। वो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, दूसरा और एक पर्टिकुलर बिजनेस, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। देन कस्टमर मार्केटिंग, फोकस ऑन होल्डिंग्स ऑन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये बड़ा आज का डेट में सबसे बड़ा फोकस एरिया ये भी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई भी कंपनी खोना नहीं चाहता है। नया कस्टमर्स तो चाहिए, बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को खोना नहीं चाहता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे जाकर। जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इसके रिलेटेड ही है कि एग्जिस्टिंग पर कस्टमर्स ना छूटे। तो फोकस ऑन होल्डिंग ऑन टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एम्स एट क्रिएटिंग ए रेफरल चेन। क्रिएटिंग ए रेफरल चेन, रेफरेंस के थ्रू चेन बना बनाकर क्या मार्केटिंग करना एक प्रोडक्ट का। ये भाई तुमने ये गूगल पे का आप मैंने डाउनलोड किया, मैं तुमको रेफ़र कर दिया, तो गूगल पे वाले ने भाई मेरे को थोड़ा पॉइंट दे दिया, उसको थोड़ा पॉइंट दे दिया। वो है मार्केटिंग ही है, रेफरेंस के थ्रू। रिलेशनशिप मार्केटिंग, फोकस ऑन क्रिएटिंग ए क्लोज मीनिंगफुल रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स। कस्टमर के साथ कंपनी रिलेशनशिप मेंटेन करता है हमेशा, वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग। कैंपस मार्केटिंग मीन्स कॉलेज कैंपस वगैरह में जाकर स्टूडेंट्स को सामने जो प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना, वो है कैंपस मार्केटिंग। देन आता है प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग, मेक्स यूज ऑफ यूजर्स लोकेशन टू शोकेस रिलेवेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे आता है ना हार्पिक का, आपके घर में जाकर घुस के आपका बाथरूम साफ कर देता है, वो है प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग। मल्टी कल्चरल मार्केटिंग, planning and implementing a marketing campaign that targets different cross cultural people within a brand's predominant consumers। different cross cultural पर्टिकुलर किसी कल्चर के पीपुल्स को सामने जाकर उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करना है मल्टी कल्चरल मार्केटिंग। परसुएसिव मार्केटिंग, टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हिट्स कंज्यूमर्स इमोशन। जो कि आपका इमोशन के साथ खेल के मार्केटिंग करते हैं, वो है परसुएसिव मार्केटिंग। आपके इमोशंस को यूटिलाइज करते हैं अपना प्रोडक्ट को आपको बेचने के लिए। जैसे आपका त्योहार में मिठाई देने का है, तो लोग जनरली पहले मिठाई देते थे, आजकल कैडबरी का चॉकलेट दे रहे हैं। तो आपका वो जो कुछ मीठा हो जाए बोल के चला दिए परसुएसिव मार्केटिंग। वो लोग त्यौहार में आप चॉकलेट दे रहे हैं, पहले कोई देते थे त्यौहार में चॉकलेट्स, मिठाई देते थे ना, आजकल चॉकलेट्स दे रहे हैं, तो वो परसुएसिव मार्केटिंग है। कॉज मार्केटिंग, टाई टू सोशल इश्यूज व्हाइल प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स। टाई टू सोशल इश्यूज, कोई भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल इश्यूज को सामने लाना। जैसे कि आप देखोगे जो सैनिटरी पैड्स दिया जाता है, कंपनीज मार्केटिंग करते हैं, तो वो सोशल इश्यूज को भी सामने लाकर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं।
controversial marketing can profile the product or service by controversial topics to drive attention. जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो है कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। अभी आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस बोलने से क्या है? सेल, अब मैं अब थोड़ा देर बोल रहा था ना पहले कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन नहीं करेंगे तो आपका वो कस्टमर्स का जो पुराना चेन है, पुराना मार्केटिंग है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो चेन नष्ट हो जाएगा। नया कस्टमर्स तो आएंगे बट पुराने कस्टमर्स टूटते जाएंगे तो चेन भी टूट जाएगा। तो आजकल आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर में कोई भी एंटरप्रेन्योर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस ठीक नहीं है तो आपका बिजनेस डेफिनेटली आगे जाकर फेल्योर हो जाएगा। उसका ग्रेट एग्जाम्पल आप अगर अभी लेंगे, अभी रिसेंटली ओला के बारे में आप ले सकते हैं। ओला ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, उसका रेस्पॉन्स अच्छा था, सेल्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया चीज़ बनाया। प्लेटफॉर्म भी ऐसे बनाया कि ऑनलाइन स्कूटर्स मिलते थे जो कि पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, बहुत अच्छा था, घर में आके सर्विस करते थे। बट उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि सेल जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही सेल के बाद का जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके प्रोडक्ट्स में वो भी उस हिसाब से बढ़ते ही जाएंगे। तो उसका अगर आपका नेटवर्क नहीं होगा, आफ्टर सेल्स का अगर सिस्टम नहीं होगा, सर्विस नेटवर्क नहीं होगा, तो उसको टैकल आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी उसने तो सर्विस सेंटर्स वगैरह बना दिया, आफ्टर सेल सर्विस को इम्पोर्टेंस दे दिया है, बट ये चीज़ उसको पहले सोचनी चाहिए थी। उसके चलते आज उसका मार्केट फिर से डाउनफॉल हो गया, उसका इमेज डाउन हो गया। वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना है। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगेन सेकेंड टाइम बाय करने के लिए भी प्रमोट करता है। तो रिलेशनशिप विथ ए बायर एंड सेलर इवन आफ्टर सेल ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। मेक बायर नॉट टू रीथिंक फॉर अदर ब्रांड फॉर सेकेंड परचेज, जो कि आज ओला के केस में लोग कस्टमर्स किए, टीवीएस को गए, बजाज को गए, क्यों गए? क्योंकि ओला ने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया ठीक से। कनेक्ट विद द बायर टू गेट रेगुलर फीडबैक्स, बायर्स का फीडबैक रेगुलरली लेते रहना है प्रोडक्ट्स के बारे में, तभी जाके। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ फ़ोन करके उनको इरिटेट करे, वो इरिटेट करने वाले कंपनीज को प्रोडक्ट लोग नहीं लेते हैं। बट जब ज़रूरी हो, जरूर डेफिनेटली बायर से फीडबैक लेते रहे, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बायर्स के सामने आपका कंपनी का ब्रांड का रेपुटेशन बना रहेगा। गिव बंडल्ड वैल्यू टू द कस्टमर विद द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साथ आप सीधा बोल दो कि देखिए सर, आप प्रोडक्ट लेने के बाद भी मैं 1 साल तक आपको वारंटी दूंगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपका प्रोडक्ट देखूंगा 1 साल तक या 2 साल तक, जितना मैं एफोर्ड कर सकता हूँ उस हिसाब से मेरे को कस्टमर्स को बंडल्ड वैल्यू देना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ। हो सकता है वो मेरे लिए कॉस्ट हो आगे जाकर, बट स्टिल it is not an cost, it is an investment for creating value of your product. Gaining customer trust, अगर आप बंडल वैल्यू देंगे तो कस्टमर्स आपके ऊपर विश्वास भी करेगा, भरोसा भी करेगा। गिव प्रोडक्ट वारंटी, जो अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था। डोंट अलाउ कस्टमर्स टू गेट सर्विस आउटसाइड योर बाउंड्री, कस्टमर्स को आप हमेशा ऐसे मोटिवेट करके रखिए कि आप सर्विस के लिए बाहर मत जाइए, हमारे पास ही आइए, हम बाहर से बेहतर सर्विस देंगे और बाहर से कम प्राइस में देंगे, तभी जाके कस्टमर बाहर न जाकर आपके पास ही आएगा हमेशा। कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये भी चाहिए। अगर आप कस्टमर को सपोर्ट नहीं देंगे प्रोडक्ट बेचने के बाद तो कस्टमर आपसे छूट जाएगा। कस्टमर सर्विस, क्रिएट सर्विस लोकेशंस, इफ नॉट पॉसिबल गिव ऑनलाइन सर्विसेज,
सर्विस लोकेशन ज़रूर कीजिए, अगर नहीं है तो ऑनलाइन सर्विस दीजिए। जो ओला ने ट्राई किया था, सर्विस लोकेशन तो क्रिएट नहीं किया था, ऑनलाइन सर्विस देने के लिए कोशिश किया था, बट ये भी उसका फेलोर हो गया था, क्योंकि वो साइट पे जाके पहुंच नहीं पाता था। अगर पहुंच भी पाता था तो उसने अपने सर्विस सेंटर का नेटवर्क इतना लिमिटेड रखा था कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने पर वो वॉल्यूम हैंडल नहीं कर पाता था। तो सर्विस लोकेशन ज़रूर करके रखना है कोई भी प्रोडक्ट के लिए।